हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 का जो पिछला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था उससे आगे का आज डिस्कस करते हैं। द कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? ओके, तो एज वी नो दैट सबसे पहले हम ये समझ में आना चाहिए फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, which is produced when there is a relative motion or tendency of motion. Okay, that is the general definition of the friction which you have gone through in mechanics. तो अब देखिए बेटा, जैसे कोई फ्रिक्शन कई तरीके से हो सकता है। जैसे एक आप कहिए रबिंग ऑफ ग्लास रॉड विद सिल्क। ओके, आपने ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया, क्या आप हैंड्स को रब कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ना? दैट हीट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। आप यहाँ पे रबिंग ऑफ द ग्लास रॉड विद द सिल्क, तो जो ग्लास रॉड को रब करने से जो ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाता है, जिसको हमने कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज मान रखा है कि जो ग्लास रॉड पे चार्ज डेवलप होता है जब हम इसको सिल्क पे रब करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो दैट इज द means the concept behind the generation of this charge is the frictional or you can say is called the frictional electricity or the cause is friction। means ये जो glass rod पे charge develop होता है उसका main cause friction होता है। दूसरा, आप कोई व्हीकल ले लीजिए, सपोज कार है ना या ट्रक, ठीक है, ठीक है, रोड इस तरीके से ये मूव कर रही है सपोज वी वेलोसिटी के साथ इस तरफ, ठीक है। तो एयर व्हेन कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ एयर विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना? तो एयर इज आल्सो प्रोड्यूसिंग ए काइंड ऑफ फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस। जो एयर है वो भी इसके सरफेस पे फ्रिक्शन लगाएगी, एक रेजिस्टेंस लगाएगी, उसको हम एयर फ्रिक्शन कहते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इस फ्रिक्शन की वजह से भी इसके सरफेस पे एक चार्ज डेवलप हो जाएगा जिसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो जीरो पोटेंशियल पे होता है, वहां अर्थ को हम जीरो पोटेंशियल पे लेते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, या एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थ को पास कर दिए जाते हैं, जैसे मैंने टैंकर का केस डिस्कस किया था। तो बेसिक कॉज क्या है, क्या थ्योरी है फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट होने की, उस टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को आप लेंगे, किसी भी एटम को आप लेंगे, है ना, किसी भी एटम को अगर आप कंसीडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की क्या नंबर होगी ये बोर्स ने बताया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वैसे वैसे ये फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है वो वीक होता जाएगा, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट्स में है ना, ये मेटल्स के पास सबसे ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मच हायर इन केस ऑफ द मेटल्स। तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन से, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एनर्जी ले लेते एनी हाउ, ठीक है, तो वो अपनी लोअर सेल्स में चला जाता है, और जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं तो अपने हायर सेल में चला जाता है। तो जब हम रबिंग एक्शन करते हैं, जब हम किसी भी सब्सटेंस को रब करते हैं, जैसे ग्लास और सिल्क का एग्जांपल था, तो ग्लास की जो रॉड होगी, है ना, और यहाँ पे जो सिल्क होगा, तो जब हम इनको रब करेंगे, ठीक है, तो यहां से हमें पॉजिटिव आना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलकर किधर जाएंगे, सिल्क के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, कन्वेंशनली हमने ऐसा माना है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहां जाएंगे, सिल्क के पास,
तो सिल्क के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होते रहेंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो जब हम फ्रिक्शन या हम रबिंग एक्शन करते हैं, जब हम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस को, तो हम वर्क करते हैं, हम एनर्जी देते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से वो अपनी सेल को तोड़कर या सेल पे जो इनके साथ बॉन्ड है ब्रेक करके दूसरे एटम के या दूसरे मटेरियल के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी विच इज इन स्टैटिक कंडीशन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या जो चार्ज जनरेट होगा वो स्टैटिक होगा, वो फ्लो नहीं करेगा। मतलब रब करने की वजह से ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे निगेटिव चार्ज। अब ऐसा नहीं कि ये फ्लो कर रहे हैं इधर उधर, नहीं, whatever the amount of electrons are emitted from the glass, the same amount of electrons will be received by the silk। तो इस पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज ज्यादा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से। सो दिस इज द कॉज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड और यू कैन से चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ठीक है। ओवरऑल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हुए तो इधर 10 पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर 10 के बराबर 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर निगेटिव चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। इस भी जो भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से चार्जेस डेवलप होंगे उसकी वजह से जो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम या मटेरियल जो भी आप ले रहे हैं remains conserved। ठीक है, तो दिस इज आल्सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अभी लेटर हम डिस्कस करेंगे। सो टोटल चार्ज, ये चार्ज लिखा हुआ है, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, सो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि क्यों फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज जनरेट होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो भी चार्जेस डेवलप होंगे वो फ्लो नहीं करेंगे। एनी हाउ अगर आप बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप कर देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप कर देते हैं तो स्टैटिक डिस्चार्ज पॉसिबल है। मतलब एक ऐसा मेटल आप यहां लेके आए जैसे यही है सिल्क, तो एक स्पार्क जनरेशन में भी पॉसिबल, तो एक स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है जिसको हम स्टैटिक डिस्चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मींस यहाँ से यहाँ जा सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो उसको स्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब एक ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा हाई चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और चार्ज मोशन में आ जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। जैसे करंट वगैरह फ्लो होगी, वो जब स्टडी हम पढ़ेंगे तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखिए, अब सुनिए, ये आप जानते हैं, सिंपल डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स लास्ट में पढ़ेंगे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि कंडक्टर्स या चालक वो मटेरियल होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने दें। मींस मटेरियल्स विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट मींस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मटेरियल्स विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिल्वर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और बहुत सारे मटेरियल है, ये सब कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। किसी भी मटेरियल के थ्रू चार्ज इसलिए फ्लो करता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद आता है इंसुलेटर्स। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन, वो मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लास्टिक हो गया,
माइका हो गया, इस तरीके मटेरियल एटसेट्रा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मिनिमम होंगे या नहीं होंगे, और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। ओके, सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जनरल डेफिनेशन। अब आपको ये पता है कि रबिंग एक्शन से या फ्रिक्शन की वजह से या रबिंग एक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब सपोज करिए कोई पर्सन, ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, और उसने एक हाथ में मेटल के वायर को ले रखा है, ठीक है, ओके, मेटल वायर को उसने होल्ड कर रखा है। तो अगर इस मेटल रॉड को वो पर्सन जो है जिसने होल्ड कर रखा है, अगर वो रब करता है सिल्क पे या वूल पे, तो जो भी चार्ज इस मेटल रॉड पे डेवलप होगा वो नेट चार्ज क्या होगा? वो नेट चार्ज 0 होगा। अगर इस मेटल को हम रब करें किसके साथ? वूल के साथ, है ना, तो चार्ज डेवलप होना चाहिए। लेकिन क्यों नेट चार्ज 0 होगा? बिकॉज ये जो ह्यूमन बॉडी है, दिस इज द ह्यूमन बॉडी is good conductor of electricity और चार्ज। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो चार्ज की, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। इसलिए वॉट एवर द चार्ज इज डेवलप्ड ऑन दिस मेटल पीस, दैट चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ओके, so if a person is holding a metal piece and rubbing this piece to the wool, then whatever the charge is developed on the metal piece, that will be transferred to the ground, means net charge on the metal piece will be 0. Okay, so the next topic is the earthing or grounding. देखिए, सबसे पहले तो अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। तो देखो बेटा, इसकी सिंपल अगर डेफिनेशन समझें तो अगर किसी चार्ज्ड बॉडी को, किसको? चार्ज्ड बॉडी को, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव मान लो, ठीक है, अगर किसी चार्ज्ड बॉडी को ग्राउंड के कांटेक्ट में लेके आते हैं या अर्थ के कांटेक्ट में लेके आते हैं, इसी प्रोसेस को हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के पास, ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे। ठीक है, और कन्वेंशनली हमने मान रखा है कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो ये चार्ज पॉजिटिव इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, इस पे कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। अर्थिंग के बाद इस पे जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। आफ्टर अर्थिंग नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज 0। ओके, अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं हम इसको, तो अर्थिंग करने के बाद एक मोमेंटरली मीन्स बहुत शॉर्ट समय के लिए एक करंट डेवलप होगी, इलेक्ट्रॉन्स इधर, मीन्स नेट चार्ज इस पे 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अर्थिंग समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो, व्हाई अर्थिंग इज इंपॉर्टेंट इन आवर हाउसेस। ठीक है, अर्थिंग करना जब भी वायरिंग की जाती है तो अर्थिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ठीक, हाउ इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से किस तरीके से ये अर्थिंग जो है वो हमें बचाती है। देखिए, जो भी डोमेस्टिक सप्लाई होती है घरों में, है ना, तो 3 वायर्स आते, ठीक है,
एक होता है रेड कलर, एक होता है ब्लैक कलर का, और एक होता है ग्रीन कलर। ठीक, ये टर्मिनोलॉजी मानी गई है, ऐसा स्टैंडर्ड माना गया है कि रेड कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। ठीक है, तो रेड कलर में जो आता है उसको हम लाइव वायर बोलते हैं। ठीक है, और ब्लैक कलर को हम न्यूट्रल बोलते हैं, और ग्रीन को हम अर्थ वायर बोलते हैं या फिर अर्थिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वायर आके हमारे घरों में जो भी वायरिंग होती है इन तीनों वायर्स के थ्रू होती है। ठीक है, और जो मेन सप्लाई आती है उसमें भी रेड और ब्लैक मींस न्यूट्रल और लाइव। लाइव मींस फेज, जिसको हम फेज बोलते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज आएंगे, और ब्लैक मींस रिटर्निंग वायर, जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो करेगी। अब केवल चार्ज आ गए और एक जगह आकर रुक गए, है ना, तो चार्ज का फ्लो होगा नहीं, और चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो चार्ज के फ्लो होने के लिए सर्किट का बनना जरूरी है कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जाए और दूसरी तरफ से वो रिटर्न बैक हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेड, जिसको हम फेज वायर बोलते हैं, यहाँ से चार्ज आते हैं, है ना, और ब्लैक वायर से रिटर्न होते हैं। जो आप अप्लायंसेज अपने घर में जो उपकरण यूज करते हैं उनमें आप देखते हैं 3 प्लग होते हैं। सॉकेट भी देखेंगे तो 3 प्लग होंगे, 3 होल्स होंगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया लाइव, ये हो गया आपका न्यूट्रल, और इसको हमने कहा अर्थ। जब आप देखोगे सॉकेट को तो इस तरीके के आपको ये होल्स जो है वो छोटे दिखाई देंगे, और ये होल्स इनके कंपैरिजन में बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका कारण होता है, इसका रीजन होता है, ये जो होल्स, जो ऊपर वाला होल होता है, ये बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों को, एक तो अगर सिर्फ 2 में लगाएंगे तो ये प्लग ऐसे टिल्ट हो सकता है, झुक सकता है, तीसरे को लगाने से उसकी स्टेबिलिटी बन जाती है। ठीक, इस तरीके से, और ये एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ऊपर वाला जो होल होता है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा, जब कहीं डेंजरस लाइक सिचुएशन होती है तो अर्थ वायर काम करता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है इस वायर के थ्रू, तो वो हीटअप ना हो जाए, प्रॉपर एरिया मिले, है ना, इसलिए इसके होल को हम बड़ा रखते हैं। ओके, तो 1 मिनट में चेक कर लूं। ओके, अब देखिए जितने भी अप्लायंसेस, देखो ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। जितने भी अप्लायंसेस हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे मान लो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर के से भी 3 वायर आते हैं, जो एक प्लग दिखाई देता है, लेकिन जो वायर आता है उसमें भी 3 सॉकेट लगाने के लिए 3, जो प्लग होता है उसमें 3 लेग्स होते हैं। और ये जो लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, ठीक है, तो किसी कंडीशन में जो इसमें जो तीसरा लेग होता है, जो जिससे अर्थ वायर जो मोटा वाला होता है ऊपर की तरफ, वही अर्थ वायर से कनेक्टेड रहता है अप्लायंसेस का भी। तो जो हम घरों में क्या करते हैं कि जब हम वायरिंग कराते हैं तो इस अर्थ वायर को पूरे वायरिंग से ले जाकर, हर जगह से ले जाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, और उसमें हम इस वायर को गाड़ देते हैं, ठीक है, गहराई में, ठीक, और इसमें सॉल्ट और कोल भी डाल देते हैं, नमक और कोयला का भी डाल देते हैं, जिससे कि फ्लो अच्छा रहे। इस वायर से यहाँ पे जो मान लो आपने कॉपर की एक रॉड से इसको कनेक्ट कर रखा है वायर को, ये वायर पूरे घर से होता हुआ अर्थ से जुड़ा रहता है। जो अर्थ का जो आपको सॉकेट दिखता है वहां पे, हर एक सॉकेट से ये अर्थ वायर, जो कि ग्रीन कलर का हो सकता है, उससे जुड़ा रहता है। अब रेफ्रिजरेटर में 2 वायर तो गए, एक तो गया लाइव और एक तो गया न्यूट्रल। एनी हाउ जो थर्ड वायर होता है अर्थ वायर, जो रेफ्रिजरेटर के प्लग से लगा हुआ है, वो इसकी बॉडी से टच होता है। अर्थ वायर का कनेक्शन कहीं नहीं होता, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जाके मोटर से कनेक्टेड रहते हैं, अर्थ वायर इसकी बॉडी से कनेक्टेड रहता है फ्रिज की, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट आता है और ये लाइव वायर इस रेफ्रिजरेटर की बॉडी से टच होता है, ठीक, जो कि मेटल की बनी होती है, तो बॉडी से टच होते ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किससे हो जाएगा, इसकी बॉडी से। और अगर अर्थिंग नहीं होती है ना, और कोई पर्सन आकर इसको टच करता है, ठीक, इसको अगर कोई पर्सन टच करे, अर्थिंग ना प्रोवाइड की गई हो, तो क्या होगा, इसकी बॉडी चार्ज थी सर, बिकॉज ऑफ दिस लाइव वायर, इसके थ्रू करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, ठीक है, और फिर इधर वापस जा रहे थे।
अब अगर अर्थिंग नहीं होती तो अगर कोई पर्सन इसको टच करता तो सारा का सारा करंट इसके थ्रू होता हुआ कहाँ जाता, अर्थ में, और इसको क्या लगता, शॉक लगता, झटका लगता, ठीक है। लेकिन जब हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं तो इस वायर को इसकी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, जो 3 लेग्स दिखते हैं उसमें जो ऊपर वाला लेग होता है उसमें ये वायर रहता है, ये उस अप्लायंस के कहाँ से कनेक्ट होता है, बॉडी से कनेक्ट होता है। जैसे ही ये लाइव वायर किसी भी डैमेज की वजह से या फॉल्ट की वजह से इसकी बॉडी जो कि मेटल की बनी हुई कांटेक्ट में आता है, अर्थ वायर सारा एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ फ्लो कर देता है, अर्थ, क्योंकि अर्थ तो जीरो पोटेंशियल पे है और एनर्जी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो जैसे ही ये लाइव वायर इसके कांटेक्ट में आता है पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाता है, और इस तरीके से अगर कोई पर्सन इस कंडीशन में इसको टच करता है तो उसको शॉक नहीं लगता और उसकी लाइफ बच जाती है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ चार्ज्ड बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ। जैसे ही हम अर्थिंग करते हैं उस टोटल बॉडी पे नेट चार्ज जीरो हो जाता है, ओके, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मींस प्रोड्यूस करना, इंड्यूस्ड करना। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस रुका हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक कंडक्टिंग मटेरियल की रॉड ले लेते हैं, ठीक है। एक रॉड ले लेते हैं, ठीक, ये किसकी बनी हुई है, कोई कंडक्टर है या कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक, कोई भी ले लो, एल्युमिनियम, कॉपर, और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे होल्ड करते हैं। ये स्टैंड कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग। क्यों, क्योंकि अगर ये इंसुलेटिंग नहीं होगा तो अर्थ के कांटेक्ट में आएगा, जो भी चार्ज इस पे डेवलप होगा वो अर्थ पे आ जाएगा, ठीक, अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा तो नेट चार्ज जीरो रहेगा। तो एक ऐसी हमने रॉड ली जो कि कंडक्टर है, किसी भी मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ले लिया है, ठीक है, ओके। नाउ पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इसके पास लेकर आए, ठीक, तो आपको पता है कंडक्टर है तो इसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा, ठीक है। जब हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, अपोजिट, जस्ट निगेटिव, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ठीक। मान लो ये एंड ए है और ये एंड बी, ठीक। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। और जब इधर की तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो इक्वली इधर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, इक्वली, ठीक। तो ये आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी कंडक्टिंग रॉड के बगल में, पड़ोस में लेके आते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट, जरूरी नहीं पॉजिटिव, आप निगेटिव लाओगे तो पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट चार्ज इस एंड पे डेवलप हो जाता है और उतना ही चार्ज इसके अपोजिट एंड पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अगर हम इसको रिमूव कर दें, इस चार्ज को हटा दें कुछ समय बाद, तो जो चार्ज इस पे डेवलप हुआ था ये भी गायब हो जाएगा, चार्ज क्या होगा, गायब हो जाएगा। इस चार्ज को कहां चला जाएगा, वापस से डिसअपीयर हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर प्लस माइनस वापस इक्वल, नेट चार्ज जीरो, तो वापस से ये चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा। तो दिस टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस मींस ये जो प्रोसेस टेम्परेरी हुआ चार्ज डेवलप करने का, इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। किसी चार्ज को किसी कंडक्टिंग मटेरियल के पास लेके आने पर जो इस पे चार्ज डेवलप हुआ टेम्परेरी कुछ समय के लिए, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, एक बात आप और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चार्ज हम यहाँ लेके आएंगे, पॉजिटिव मान लो लेके आए थे, है ना, सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज लेके आए थे, तो यहाँ क्या डेवलप होगा, निगेटिव, और यहाँ क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव,
ठीक है, मतलब अनलाइक चार्ज यहाँ डेवलप होगा और लाइक चार्ज इसके फार्दर एंड वाले पे डेवलप होगा। मीन्स एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है कि जिस भी चार्ज को हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल के पास लेके आते हैं उसके अपोजिट चार्ज उसके नियरर एंड पे डेवलप होता है और फार्दर एंड पे उसका जस्ट सेम चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा कि टेम्परेरी जनरेशन और प्रोड्यूसिंग द चार्ज on the conducting rod by bringing any charged object near the conducting rod. This process is called electrostatic induction. Okay? ये जो चार्ज यहाँ प्रोड्यूस हुआ इस चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, तो इतना चार्ज के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम चार्जिंग बाय द इंडक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं by the induction process. What is the quantization of charge, what is the conservation of charge, what is the addition property of the charge, that I will discuss in the next coming lecture. I think यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।